बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रशीद खैर साहब। नाज़रीन, आज भी ऐवान बाला में गर्मा गर्मी देखी गई है। एक तरफ से घड़ी और दूसरी तरफ से जूते दिखाने की वीडियो सामने आई है और आवाम जो है इस पर सवाल निशान है कि मुक़द्दस ऐवान में ये क्या हो रहा है। अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल हल करने की बजाय अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को सियासी मुखालफिन को टीज़ करने में मसरूफ़ हैं। अवाम की आवाज़ क्या इस ऐवान में पहुँचाई जाएगी? मुतनाज़ ऐवान जिसके लिए बड़े बड़े रहनुमा बड़े बड़े बयान दे चुके हैं। महमूद अचकज़ई के आज जो गुफ्तगू थी वो उस पर भी सवाल निशान है। मौलाना फजल रहमान ने भी आज कहा कि ये मुतनाज़ ऐवान है, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा। और आज मौलाना के साथ मुलाकात भी हुई है। जरदारी और नवाज़ जो है मनाने की कोशिश में है, क्या इसमें कामयाब हो सकेंगे? ये भी एक सवाली निशान है। इस टॉपिक पे बात करेंगे प्रोग्राम में। और दूसरा सबसे आम बात इस वक्त मौलाना फजल रहमान की तरफ इस वक्त तहरीक इंसाफ भी देख रही है, मियाँ नवाज शरीफ भी देख रहे हैं और मौलाना साहब के बयान भी ऑन रिकॉर्ड हैं। वो कह चुके हैं कि ऐवान ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। जब वो ये समझते हैं कि ऐवान ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा तो क्या वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएंगे, जरदारी के साथ बैठेंगे? इस सिचुएशन में कि ऐवान ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्या वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे? ये चंद सवालात हैं, इस पर तज्जिया लेंगे असद खल साहब का। खल साहब, क्या समझते हैं मौलाना साहब को मनाने के लिए मियाँ साहब उनके घर पहुँच गए हैं? इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफद ने उनसे मुलाकात की। मौलाना साहब के जो बयान ऑन रिकॉर्ड हैं वो कहते हैं ऐवान ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो लगता है कि ऐवान का हिस्सा बन पाएंगे मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल सामने आ रही है और जिस तरीके से यके बाद दीगरे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले भी आपने देखा कि पीडीएम की जो साबका क़यादत है, तकरीबन तमाम वो जमातें जो पीडीएम में और अब हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं, वो सारे लोग जो है वो मौलाना साहब के पास गए। उससे पहले पीटीआई की क़यादत भी गई, दोबारा भी गई। अब नवाज शरीफ साहब दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, उनके साथ वो गए हैं। और आज आसिफ जरदारी साहब से भी एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या आप मौलाना फजल रहमान को मना पाएंगे? तो उन्होंने बर्जिस्ता जवाब दिया जी कि इंशाअल्लाह हम उनको मना लेंगे। तो मामला ये है कि जब दोनों तरफ से मामलात यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक पावर शेयरिंग फार्मूला है और उस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत आपने देखा कि वज़ीर आज़म के लिए जो है पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं MQM समेत वो सपोर्ट करेंगी नून लीग के नॉमिनी जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के। इस तरीके से स्पीकर का जो उम्मीदवार था नून लीग का, उसको पीपल्स पार्टी MQM और दीगर जमातें जो हैं 6 और जो जमातें हैं नून लीग के अलावा उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इस तरह पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत ही डिप्टी स्पीकर जो थे वो पीपल्स पार्टी के थे, उनको नून लीग और बाकी जो 6 जमातें हैं उन्होंने सपोर्ट किया। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले में किसी और जमात ने कागज़ी जमा नहीं कराए, यानी वो भी नून लीग पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अगर बात की जाए चेयरमैन सेनेट के वाले से, तो उसमें भी जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है चेयरमैन सेनेट, उसमें भी नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। और जहाँ तक मामला है कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, देखिए मौलाना फजल रहमान साहब हर उस ऑप्शन पर गौर करेंगे जिसके रास्ते जो हैं वो इक़्तिदार के ईवानों तक, राहदारियों तक जाते हों। तो वो ऑप्शन उनको या तो पीपल्स पार्टी दे सकती है, उनके ज़रिए उनको वहाँ पहुँच सकते हैं, या नून लीग के ज़रिए पहुँच सकते हैं। तो अब नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जानिब से ये जो दावे हैं या जो मुलाकातों का सिलसिला है, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर उसके अंदर है कि मौलाना साहब अगर उन्होंने ना इनके साथ चलना होता, तो वो कहते हैं ना, जो बंदा जाता है किसी के पास लेकर अपना कोई मुतालबा या अपनी उम्मीद लेकर जाता है, तो जब उसको लगता है कि ये बंदा जो है इन तिलों में तेल नहीं है, तो बार तरफ नहीं जाता। बार बार अगर वो जा रहे हैं और मौलाना साहब उनको वेलकम कर रहे हैं और उनको सिग्नल दे रहे हैं, तो इट मीन्स के बर्फ जो है वो पिघल रही है। अब मसला ये है कि मौलाना साहब जो है उनके पास टोटल है 4 सीटें कौमी असम्बली की। यकीनी तौर पर मौलाना साहब ये भी चाहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर भी उनका लगा दिया जाए। वो शायद ये भी कहें कि चारों की चारों ही हमें वजारतें दे दी जाएं, यानी तो कम से कम 2 अहम तरीन वजारतें तो ज़रूर दी जाएं।
फिर चेयरमैन कश्मीर कमेटी का पहले भी उनके पास काफ़ी कई साल जो है ओहदा रहा है, मे भी इस तरह का ओहदा भी जो है वो मांग ले। ईवान सदर वाला मामला जो है वो तो चूंकि जरदारी साहब आ गए हैं वहाँ पे, तो मामला ये है कि मुझे लगता यही है कि मौलाना साहब जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अपने मुतालबात मना पाएंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी भी उनको मनाने के हवाले से तमाम जतन करेगी और बिल आखिर जो है उनको मना लेगी। वो सिर्फ ये है, मेरा ख्याल है कि अपना वही जो बात है कि थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि मेरी अपनी उनका वजन बढ़ जाए, इम्पोर्टेंस रहे। और जिस तरीके से हमेशा ही आपने देखा है कि उनको और MQM जो है उनकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस हर दौर के अंदर रही है कि वो बेशक सीटें उनकी थोड़ी हों या ज़्यादा हों, लेकिन उनकी कंसिडरेशन जो है या उनके बगैर जो हुकूमत साजी का अमल होता है उनको कहीं ना कहीं कंसीडर आपको ज़रूर करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल मौला साहब जो है उनको भी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मना लेंगे और बिलाकर वो जो है इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा, जो इस वक्त बड़ी सिचुएशन है ऐवान के अंदर, एक मुतनाज़े जो सिचुएशन है इस वक्त, नारेबाजी है, शोर शराबा है, और अब ये एक अफसोसनाक वाक़या ये भी पेश आया कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर इमरान खान वाला मास्क जो है वो फेंका गया। स्पीकर ने आज कहा है कि उसकी इंक्वायरी करेंगे और जूम करके जो है तमाम कैमरों को चेक किया जाएगा। और चेक किया। देखिए मेरा ख्याल ये जो चीज़ें हैं ना, वो एक सीनियर सियासतदान है, आप इख्तलाफ ज़रूर करें लेकिन फिजिकली किसी के ऊपर कल साहब यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस ऐवान के अंदर शोर शराबा, ये तमाम तर सिचुएशन के अंदर क्या अवामी मसले जो हैं वो हल हो पाएंगे, या फिर यही सूरत-ए-हाल इसको रहेगी? हम मुकद्दस ईवान कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कार्रवाई पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम और दुनिया भर में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो देख रहे होते हैं। और क्या ये एक माहौल या किस तरीके से ये कोई भी पार्टी को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर घड़ी दिखाना, जूता मारना, जूता फेंकना या मास्क फेंकना किसी के ऊपर, या कोई किसी को चीज़ कोई भी ज़मीन में पड़ी हो, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर एक खातून के ऊपर जिस तरह जूते फेंके गए, निस्वार फेंकी गई, और वो खातून जिस तरह बता रही कि चरस वगैरह जो है वो भी उनके ऊपर फेंकी गई, सिगरेट के डब्बे फेंके गए। तो मामला ये है कि ये किसी तरह भी वो नून लीग की जानब से ये काम हो, PTI की जानब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से हो, पीपल्स पार्टी की जानब, किसी भी जमात की जानब से इस तरह का जो रवैया है, मैं नहीं समझता इससे कोई उस जमात की कोई इज़्ज़त में इजाफा होता है, और जिसके खिलाफ वो इस तरह का रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई इज़्ज़त में कमी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक अच्छा जेस्चर देना चाहिए। और जो जिस तरीके से आप देखें बरिस्टर जो है, अब इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि आज राजा परवेज़ अशरफ जो है, क्योंकि आज सिर्फ मामला था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का, उसके अलावा पॉइंट ऑफ आर्डर जो है वो नहीं ले सकते थे, लेकिन बहरहाल उस पर भी तनकीद हो रही है कि नून लीग जो है उसको सिर्फ ये अपनी खुशनुदी के लिए और नून लीग को यानी उनकी पोजीशन ख़राब करने के लिए जानबूझ के स्पीकर जो है उन्होंने मौका फराम किया बरिस्टर गौर खान को, आमिर डोगर को, और इस तरीके से जो उमर अयूब को, यानी इलेक्शन से पहले, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद तो एक फॉर्मल होता है कि ठीक है एक दूसरे की जानब से पैगामात होते हैं या इजहार होता है। तो एक तो ये है कि स्पीकर याद सादक की जो तकरीर थी वो बड़ी अच्छी थी और उन्होंने एक अच्छा जेस्चर का मुजाहरा किया है, लेकिन दूसरी जानब से PTI जो है उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज के बावजूद हमारी सीटें 225 बनती हैं, हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें नहीं दी गई, 180 सीटें वो हैं, और जो फार्म 45 और 47 जो है, तो वो कल एक मैंने ट्वीट किया था कि सन 47 से जो कहानी शुरू हुई थी, यानी पाकिस्तान के 76 साल की कहानी जो है सन 47 से शुरू होकर फार्म 47 पे ख़त्म हो गई है। और दूसरी जानब जो पहले इलेक्टेड होते थे, इलेक्शन जो है उनके ज़रिए इलेक्टेड आते थे, यानी मुंतखब होकर लोग आते थे, हकीकी अवामी नुमाइंदे होते थे, उसके बाद फिर सिलेक्टेड आने शुरू हो गए, और उसके बाद अब रिजेक्टेड आ रहे हैं। तो मामला ये है कि ये जो सूरत हाल है ये कहाँ पर ख़त्म होगी। देखिए आज की जो तकरीरें हैं उसमें महमूद खान अचकज़ई जो है उनका जो खिताब था और जो 4 रेजोल्यूशन की उन्होंने बात की, बहुत अलार्मिंग थी मामला। आमिर डोगर जो है उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से बरिस्टर गौहर ने बातें की, और बाकी उमर अयूब जो है उनकी जानब से स्पीच की गई, फिर उसके बाद ख्वाजा आसफ जो है उनकी जानब से जवाब आया, या राजा परवेज़ अशरफ ने बात की, या सरदार या सादक साहब ने जो आगे से जवाब दिया। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह ये माहौल चल रहा है और जहाँ से बात शुरू हुई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं
कि ये हुकूमत जो है ज़्यादा देर या 5 साल तक चलती नज़र नहीं आ रही। देखिए इस तरह का अगर माहौल रहा और ये सूरत हाल रही, पंजाब असम्बली में भी आलमोस्ट इस तरह की सूरत हाल है, कौमी असम्बली में भी ये सूरत हाल है। जहाँ तक मामला है खैबर पख्तूनख्वा का, मैं पहले बता देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के पास बावजूद कि 2 अक्सरियत है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं होगा वहाँ पे फड्डा आना है। बाकी हुकूमत के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वो इशारा कर देंगे कि इनके काम आपने नहीं, बस जी जूरी करते रहना है, लेकिन काम आपने कोई नहीं करना इनका। बहुत सारे मामला के अंदर तो कल साहब ये अगर ये ऐसा होता है कि वफाक जो है वो रोक देता है केपीके को, तो आप एक पूरे सूबे को मुल्क से कट आउट करने की बात कर रहे हैं, उनके मसाइल कौन हल करेगा? देखिए ये तो खतरनाक सूरत हाल ये हमेशा ये रहा है, और जब भी वफाक में हुकूमत सूबे से दूसरी पार्टी की हो तो उनको बहुत सारे मामला के अंदर सूबाई हुकूमतों को वफाक से पास जाना पड़ता है। बहुत सारे मामला के अंदर NOC के लिए मुख्तलिफ मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर वफाक की कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो सूबा जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता चाहते हुए भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से पावर शेयरिंग हो चुकी है। नून लीग जो है उनका गवर्नर है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है, और बाकी भी वजारतें, सीनियर वजीर और जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर, सारा उन्होंने आपस में बंदरबांट कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सूरत हाल हो चुकी वाज़ह, जिस तरह कल मैंने बताया था। सिंध के अंदर भी सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब मामला है कि आज आके जो वफाकी हुकूमत है, जिस तरीके से एक बैसाखियों पे खड़ी हुई मुख्तलिफ पार्टियों का एक जो पार्टियों के साथ एक इश्तराक है, और अभी से देखें ना वजारतों की एक लंबी फहरिस्त है। नून लीग की अगर अपने वजारतों की बात की जाए तो मैं आपको नाम गिनवाने शुरू करूं तो वो ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं लेंगे। आप देखें उसमें ख्वाजा आसफ जो है वो वफाकी जो मुजवजा कैबिनेट है उसमें अगर शामिल करने की बात की जा रहा है कि किन को कंसिडर किया जा रहा है, ख्वाजा आसफ हैं, उसके बाद हनीफ अब्बासी हैं, उसके बाद जनाब अतात अल्लाह तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, फिर उसके बाद जनाब राना तनवीर हुसैन हैं, डॉक्टर शजरा मनसब अली खान खरल हैं, फिर सरदार यकूब नासिर हैं, फिर उसके बाद जनाब डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं, फिर इस तरीके से इसाक डार हैं, 15-20 तो ये लोग जो फ़ौरन जो उंगलियों पे हम गिन सकते हैं जो कि तकरीबन समझे कि उनके नाम तो फाइनल है। अब मिनिस्ट्रियाँ तय होनी किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलती है। अब ये भी हो सकता है कि इसाक डार साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या उनको फाइनेंस मिनिस्टर के बजाय वज़ीर ख़ारजा भी बनाया जा सकता है। इस चीज़ का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना के अलावा भी ये बात पे तो भी पीपल्स पार्टी रुकावट नहीं करेगी वज़ारत ख़ारजा के लिए? नहीं, वो तो वजारत ले ही नहीं रहना। और दूसरी बात जो है कि एहसन इकबाल साहब या किसी और को भी वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जा सकता है। तो जो अताउल्लाह तारड़ साहब को गालबन वज़ीर इत्तलात व नशरियात मेरा ख्याल बनाया जाएगा। अताउल्लाह तारड़ साहब जो है उनको जो है वज़ीर कानून व इंसाफ बनाया जाएगा। हनीफ अब्बासी साहब जो है उनको CDA या दाखिला के हवाले से उनके पास इस तरह का पोर्टफोलियो भी दी जा सकता है। तारक फजल चौधरी जो है उनको भी इस तरीके से जिस तरह CDA का या इस तरह का कोई मिनिस्ट्री उनको दी जा सकती है। ख्वाजा आसफ को भी कोई अहम वजारत जो है वो यकीनी तौर पर वज़ीर दफ़ा भी बनाया जा सकता है, या और भी कोई उनको वजारत दी जा सकती है। तो और भी जिस तरह मैंने बताया शजरा मनसब जो है उनको शायद वजारत तालीम दे दी जाए। उस तरह राना तनवीर हुसैन को पहले तो वज़ीर दफ़ाई पैदावार थे, अब कोई और भी वजारत तालीम। वैसे कल साहब एक चीज़ आपने नोट की है, इलेक्शन कैंपेन से पहले MQM की वजारतें भी उन्होंने भी मांगनी है। साइंस टेक्नोलॉजी, फिर पोर्ट एंड शिपिंग और ओवरसीज़ के हवाले से में भी 2-3 वजारतें, तो 3 वजारतें तो कम से कम वो ले जाएंगे। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ को भी आपको वजारतें देनी है, आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी वजारतें देनी है, मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं उनको भी वजारतें देनी है, आपकी अपनी नून लीग की एक लंबी फहरिस्त है, अमीर मकाम साहब जो है उनको भी वजारत दी जाएगी। इस तरह और काफ़ी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मैं नाम लिखे थे लेकिन मैं वो पकड़ा नहीं कागज़, वरना मैं आपको सारे डिटेल से बता देता। और उनके आगे पोर्टफोलियो भी अभी तक के जो डिसाइड हुए हैं कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो अब मामला ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है कि ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं। एक तरफ 31 जो कांग्रेस के अरकान हैं उन्होंने बाइडन को ख़त लिख दिया है, इंतज़ामिया को, अमरीकी हुकूमत को, कि इस हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए उस वक्त तक जब तक ये नताइज जो है फ्री एंड फेयर और उसकी गैर जानबदाराना जो तहकीकात नहीं हो जाती। IMF को PTI की जानब से ख़त लिख दिया गया, उस ख़त के हवाले से बड़े सीरियस रिजर्वेशन हैं। आज एक करारदाद सेंटर इरफान सदीकी साहब की जानब से जमा कराई गई है कि ये तो नवाज शरीफ साहब पहले कह चुके हैं ख़त लिखना पाकिस्तान से गद्दारी और दुश्मनी के मुतरादिफ है। तो इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जब अपोजिशन में थी तो उनकी जानब से भी इस तरीके से अमेरिका को कहा गया था
कि ये जो हुकूमत है जाली मैंडेट है, तो लिहाजा इससे और सारी इसकी मिलिट्री जो है इमदाद बंद की जाए, हुकूमत की इमदाद बंद की जाए और इसको पाबंद किया जाए कि ये जो ट्रांसपेरेंसी जो इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है उससे वाले से उसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करे एज सुन एज पॉसिबल। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बहरहाल अब ये चीज़ें भी जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो एक तरफ जो मरियम साहब है वो मेरा ख्याल है कि जितना मोहसिन नकवी साहब जिस स्पीड से चल रहे थे उससे भी थोड़ी सी अल्ट्रा स्पीड जो है वो चल रही हैं। आप देखें कितने अब तक मनसूबों का, पहले 27 फरवरी को पहला दिन था उनका, तो उसी दिन उन्होंने इफ्ताह कर दिया एक मनसूबे का और तख्तियाँ उनकी लगना शुरू हो गई हैं उस दिन से। अब वो कह रही हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब जो है 15 दिन के अंदर अल्टीमेटम दे रही हैं वो, और साथ रमज़ान पैकेज का सबसे पहले हमने साथ एक और भी चीज़ ऐड कर लें, वो भी 70 लाख लोगों पनाह गाँव के 43 मुलाजमीन को भी आज फारिग कर दिया। हाँ जी, वो 5 जो पनाहगाह हैं लाहौर की वो बंद कर दी गई हैं और 43 जो बिल्कुल मैंने वो ट्वीट भी किया था और लेटर भी लगाया है और वो मनसूबे भी अब बंद होना शुरू हो गए हैं। उसके साथ वो कहते हैं कि जो रेडी बान है या जो खांचा फरोश है दुकानों को अपनी अपनी जो उनकी कानूनी हदूद है उस तक महदूद हों और इनकी जो मुतय्यन जगह है उन तक। फिर सफाई के हवाले से उन्होंने कहा कि लाहौर के हवाले से मैं सरप्राइज विजिट शुरू करूँगी और इस तरह गाँव देहात में कहीं भी मुझे कचरा नज़र नहीं आना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। रमज़ान पैकेज के हवाले से उन्होंने कहा है कि 70 लाख लोगों को जो घरों की दहलीज तक बाकायदा ये राशन दिया जाएगा रमज़ान के हवाले से और उसके हवाले से साथ उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होगी और ये तमाम इसका जो मैकेनिज़्म है कि यानी उसकी जो क्वालिटी उसको चेक किया जाएगा रैंडमली, ऑफिसर्स को कहा गया कि वो चेक करें और साथ ट्रांसपोर्टेशन का दरवाज़ों तक पहुंचाते हुए और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो हर जो स्टेज के ऊपर जो है उनको बाकायदा चीज़ें जो हैं वो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो उसको अच्छा तबादलों के ऊपर फौरी तौर पर तकर्रर तबादले जो हैं तबादले हैं पंजाब में भर में उस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। तो अब जिस तरीके से आज उनसे बरतानिया की जो पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ीर हैं उनकी उनसे मुलाकात हुई है और रावलपिंडी के वाले से जिस तरह उन्होंने मनसूबों का सारा जायज़ा लिया, पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबों के वाले से जायज़ा और ब्रीफिंग वो ली उन्होंने और बहुत सारे महकमों की मीटिंग्स हुई है और उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हैं और अब तक मेरा ख्याल है उनकी कोई दर्जनों मीटिंग्स हो चुकी हैं डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं सफाई सुथराई के हवाले से आईटी जो है डिजिटल जो पाकिस्तान जो लाहौर के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल सिटी के हवाले से अच्छा ये तो तमाम तर सूरत एक साइड पे है। मामला ये है कि जिस तरीके से वो काम कर रही हैं जिस स्पीड से वो काम कर रही हैं अब ये कंपैरिजन होगा कि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, पंजाब नून लीग की है, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की है। अब 3 हुकूमतों का ये बेसिकली मुकाबला होगा। जिस तरीके से बड़ा एक बजट है उनके पास मीडिया के वाले से, हमेशा आपने देखा है कि सूबा पंजाब सबसे ज़्यादा मीडिया कैंपेन के वाले से उसके पास एक मीडिया मैनेजमेंट का और मीडिया का जो फंड्स उनके पास इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और डिजिटल मीडिया के लिए, ना तो खैबर पख्तूनख्वा के पास उतना फंड है और ना ही सिंध जो है उस मुकाबले में उसके पास फंड है। वफाकी हुकूमत भी उनकी अब है, पंजाब में भी उनकी है। तो अब मीडिया का जो टिल्ट है या चीज़ें जो है ग्लोरीफाई करना चीज़ों को प्रेजेंटेशन और वो चीज़ जिस तरीके से वो आपको पता है फिर लाइव कट किए जाते हैं और जिस तरह कैंपेन्स चलती हैं तो वो भी यकीनी तौर पर असर होगा। लेकिन अल्टीमेटली तो जो हकीकी बुनियादों पर अगर आपने परफॉर्म किया होगा तो वो यकीनी तौर पर जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बारे में पंजाब में पूरा 8 से 13 तक ये चलाया जाता रहा प्रोपेगेंडा के जनाब वो बिल्कुल फेल हो गए, लेकिन वो 2 तारीख सीरियल से वापस आ गए थे। तो पंजाब जो है वहाँ पे उल्टा नून लीग की हुकूमत आ गई तो बाद में यानी 18 के बाद। तो मसला ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो पब्लिक एक परसेप्शन है और दूसरा ये है कि हकीकी बुनियादों पर आपकी जो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो आते ही उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो जाली FIR हैं जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है उसको उन्होंने कहा पुलिस अपनी इस्लाह करे और 7 दिन के अंदर उनको ख़त्म किया जाए और अगर पुलिस इस्लाह नहीं करे तो फिर सजाओं के लिए तैयार हो जाए। तो अब उन्होंने भी अल्टीमेटम दे दिया है। इधर से मरियम साहबा ने कहा कि 7 दिन या 15 दिन के अंदर अगर ये जो दुकानों वाला मसला ये जो तजावज़ात के हवाले से और जो सफाई के हवाले से अगर ये ना हुआ तो इस हवाले से उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब ये चीज़ें तो हो रही हैं लेकिन देखना ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इन चीज़ों को लेकर आगे किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करने में किस हद तक वो साथ देती है नहीं देती। और 3 मार्च को प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे
कल बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो है वैसे तो आज ही सरफराज भुट्टी साहब का नाम आप लॉक कर लें, खैबर पख्तूनख्वा के भी बन गए, अब कैबिनेट बननी रह गई है सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, और सिंध के जो बलूचिस्तान की कल वज़ीर आला भी बन जाएगी, कैबिनेट उसकी भी बन जाएगी। पंजाब की कैबिनेट अभी अनाउंस नहीं हो रही, 3 मार्च को ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हो जाएगा। तो उसके बाद सेनेट की 6 नशिस्तें हैं, वो भी अब खाली हो रही हैं, जिसमें सरफराज भुट्टी हैं, उसमें निसार खोड़ो हैं, उसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, और भी उसमें जो 6 लोग बेसिकली अब्दुल गफूर हैदरी हैं, निसार खोड़ो हैं, जाम मेहताब है और प्रिंस अहमद उमर है। तो इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो एक तो ये खबरें आ रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दोबारा सेंटर बना के चेयरमैन सेनेट के लिए वो मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं मुश्तरका एज पर कमिटमेंट जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और बाकी जमातें जो उनका साथ देंगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखते ये हैं कि ये 3 मार्च तक अच्छा ये तो है, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर जो मुंतखब हुए वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो ऐवान में उनकी 225 तादाद बनती है। शेर अफजल मरवत ने ये बयान दिया है। अच्छा वैसे मुझे समझ नहीं आती कि अभी तक उनके पास 91 और 92 वोट हैं टोटल। पहले स्पीकर को 91 मिले हैं और दूसरे डिप्टी स्पीकर को 92 मिले हैं। मुझे अब ये बताएं कि 92 वोटों के साथ 225 का किस तरह वो फिगर बना रहे हैं। वो बेसिकली 180 सीटें गिन रहे हैं। तो 180 सीटें किस तरह वो बनाते हैं। अब देखें ना, मानसहरा वाली जो बात है वो वहाँ पे भी नवाज शरीफ साहब के बजाय गुस्ताफ खान, जो शहजादा गुस्ताफ खान, वो आ गए, उनका बकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है, वो बकायदा उन्होंने वोट भी अपना कास्ट किया है। तो और कौन सी ऐसी सीटें हैं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि जहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया। इस्लामाबाद वाली जो 3 सीटें हैं वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मामला जो हैं काफ़ी हद तक वो फाइनलाइज हो चुके हैं, तो उसमें भी कोई हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। 2 सीटें जो है अभी तक ठीक है, एक वो पे जो ज़ौर उनकी जो कुरैशी साहब वाली जो सीट है एक वो है, और दूसरी सीट एक NA फैसलाबाद 97 वाली है जिसकी काउंटिंग हो रही है, और एक और सीट है जिस पर जो है नोटिफिकेशन कालदम करार दिया गया है। तो फैसलाबाद वाली का तो अभी फैसला आना है, और 2 सीटों के नोटिफिकेशन कालदम हुए। इसके अलावा ओन चौधरी वाला मामला फिलहाल तो अभी तक तो मामला जो है आगे उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है कि उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ साहब की NA 130 की सीट है, उस पर भी अभी कोई डिसीजन इस तरह का नहीं आया। तो अगर 180 सीटें हैं तो वो बताएं ना कि किसके हल्का है, पूरी एक फहरिस्त जारी करें कि यहाँ पे इतने हमारे वोट थे एज पर फॉर्म 45 और इतने मुखालिफ उम्मीदवार के थे, लेकिन 47 के अंदर ये घपला हुआ है। तो इस तरह की बजाय ये कि काउंट कर देना कि 225 हमारे कहने से तो नहीं हो जाता ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा बाकायदा। और फिर दूसरी बार ये किस फॉर्म उसको जब तक वो सीटें फिजिकली नहीं आएंगी उस वक्त तक तो आपकी जो सीटें यही 91-92 हैं वही रहेंगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं आप नहीं कह सकते। ठीक है कल साहब, इस तमाम सूरत पे बात कर लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक, तमाम सूरत पे बात करते हैं। हमें छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे लतीफ़ खुसा ने परवेज़ अशरफ पर दफ़ा 302 लगा दी है, ये क्या वाक़या पेश आया, इस पर बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या करने जा रहे हैं KPK के अंदर, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। और सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो गया। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से ऐवान में गर्मा गर्मी देखते हैं, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने में आए हैं। जिस तरह से अयाज सादक ने कहा कि आमिर डोगर ने भाई कहा है तो इन्हें भाई बनकर दिखाऊंगा। कल साहब एक तरफ तो शोर शराबा है, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे के साथ एग्रेसिव माहौल है। जिस तरह से शहबाज शरीफ इंटर हुए तो शेर अफजल मरवत ने बूट दिखाया उन्हें, और इसी तरह से उनके मुकाबले में ख्वाजा आसफ साहब ने घड़ी उतार के लहराई, तो ये मामला इस तरह से था। दूसरी तरफ अयाज सादिक जो है उनका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उन्होंने कहा कि आमिर डोगर ने अगर भाई कहा है तो भाई बनकर दिखाऊंगा। ये माहौल, इसको तरवीज दी जा सकती है क्या? ये बेहतर माहौल हो सकता है? के हवाले से, जुमलों के हवाले से लफ्जी तौर पर तो ये बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं, भली लगती हैं, लेकिन होता ऐसे नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और वो सब के लिए उसको इक्वल होना चाहिए, लेकिन होता हमेशा वो एक पार्टी का है और वो उसी पार्टी की ही साइड लेता है हमेशा।
इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी जो है वो भी नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन वो भी एक पार्टी का होता है और वो हमेशा साइड लेता है। प्राइम मिनिस्टर जो है जारी बात है वो चले एक पार्टी का होता है ना, हुकूमत होती है एक पार्टी होती है, लेकिन ये स्पीकर जो मेरा ख्याल है या तो ये फिर टेक्नोक्रेट टाइप को बंदा हो कि जो किसी पार्टी से उसका तल्लक ना हो, तो वो तो गैर जानबदार शायद रह सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि किसी पार्टी से टिकट से इलेक्ट होकर आकर वो किसी दूसरी पार्टी को भाइयों की तरह ट्रीट करेगा और उनके साथ अपनी पार्टी जैसा सलूक रखेगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर वो रखने की कोशिश करेगा तो उसको रिप्लेस करके किसी और बंदे को वो पार्टी ले आएगी। तो मामला ये है कि दूसरी जानब जो है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जिस तरीके से उनका एक बिहेवियर है, मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी। और जहाँ तक आपने बात की सरदार लतीफ़ खोसा की, तो सरदार लतीफ़ खोसा बेसिकली ये कह रहे थे कि 302 मेंबर्स की तादाद थी वहाँ पे जो हाज़िर थे, और 302 दफ़ा जो है सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान की वो कत्ल के इल्ज़ाम जो है उसके मुतल्लक होती है। यानी किसी को कत्ल करता है कोई बंदा तो उस पर दफ़ा 302 लगती है। तो बेसिकली वो आइन के कत्ल के हवाले से कह रहे थे कि हमारी सीटें जो आपने छीनी हैं, तो वो एक सिंबॉलिक उन्होंने बात कर दी। तो आज आप देखें शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी तबीयत नसाज थी और वो आए और वोट डालकर चले गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो भी मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ मुख्तलिफ जो लोगों को साथ लेके गए हैं वहाँ पे। तो एक तरफ तो जो हमें जो हमजा शहबाज भी देखे गए, और जिस तरीके से असम्बली के अंदर लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर बाकायदा तकरीबन पूरे तमाम लोग ही वहाँ पे पार्टिसिपेट की, और दोनों इंतखाबात के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरीके से जो माहौल था असम्बली का, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही थी जब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जब वोट डाल रहे थे, और किस तरह के नारे वहाँ पे बुलंद हो रहे थे, और फिर जिस तरीके से बानी पीटीआई चेयरमैन जो है उनकी जो पोस्टर लगाकर उनके जो नारे जो है पीटीआई की जानब से उनके नारे लगाए गए। गौर का ये अग्रेसिव स्टाइल मैंने पहली बार देखा है आवाज में। देखिए वो शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, लॉ नोइंग हैं, अच्छे वकील भी हैं, और पनामा केस के अंदर भी नईम बुखारी साहब और के साथ वो बाकायदा इस केस के अंदर जो सारा काफ़ी ज़्यादा उनकी मतलब थी इनपुट। तो वो जो बात कर रहे थे बेसिकली वो आइन और कानून का हवाला दे रहे थे, और इसी तरीके से उमर अयूब जो है उन्होंने भी उसी की साइटेशन दी। लेकिन दूसरी जानब जो अब स्पीकर ने ये कहा, या ख्वाजा आसफ ने गालबन ये कहा कि यही फार्मूला आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो आप बगैर मखसूस नशिस्तों की खवातीन के और अकलीती लोगों की अलाटमेंट की सीटों के बगैर आप वहाँ पे जब इलेक्शन कर रहे हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का और वज़ीर आला का, तो यहाँ पे आपको फिर क्यों एतराज़ है? तो मतलब मीठा मीठा हप्पा और कड़वा कड़वा थू। तो अब मसला ये है कि उनकी जानब से यही कहा गया कि चूंकि फॉर्म 45 या 47 के हवाले से अगर बात की जाए तो ये फॉर्म तो मौजूद यहाँ पे स्पीकर के पास तो नहीं है ऐसा इख्तियार कि वो फॉर्म 45 की बुनियाद पर किसी को फॉर्म 47 वाले इख्तियार इस्तेमाल करके आरओ के या किसी ट्रिब्यूनल के या इलेक्शन कमीशन के वो तो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बहरहाल मामला ये है कि ये चीज़ें तो अभी इब्तिदा है, अभी तो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से एक फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर देखा जाए, पाकिस्तान जिस तरह मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो चैलेंजेस हैं, और जिस तरीके से एक सख्त अपोजिशन का सामना भी है, और बहुत सारे जो मौजूदा हुकूमत है 6-7 जो पार्टियों की जो हुकूमत बनेगी मखलूत, उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। और साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और चलें ये देर है दुरुस्त है, और एक खुश आइंद बात जो मुझे सबसे अच्छी आज लगी है वो ये है कि ज़िली हुकूमतों के हवाले से जिनका कोई वाली वारस नहीं था, एक यतीम थी और उनको कोई पुरसानी हाल नहीं था, आफ्टर 18th अमेंडमेंट आपने सूबों को तो मजबूत कर लिया बल्कि मरकज़ और कमज़ोर हो गया। यानी मरकज़ जो है वो दुनिया के कशकोल लेके जाए, कर्जे लाए, सारा कुछ करे, और वो दे सूबों को दे, और सूबे उससे कुछ ना वापस करें। लेकिन जो सूबे हैं वो सारा ले लेते थे NFC वार्ड के तहत, लेकिन आगे जो ज़िलों का शेयर होता था, ज़िली हुकूमतों का शेयर होता था, वो नहीं देते थे। अब जो आर्टिकल 140 के तहत जो बेसिक उनका एक मुतालबा था MQM का, नून लीग और उनका आपस में एक एग्रीमेंट MOU साइन हो गया, और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी उनकी बात नहीं मानी, PTI के साथ थे, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो बिलाखिर नून लीग ने ये बात मान ली है। अब देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इस चीज़ को आगे होने देगी, इस पर अमल दरामद होने देगी, क्योंकि सिंध के अंदर वो नहीं चाहेंगे, अभी तो उनका मेयर है, शायद वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर MQM का या किसी और पार्टी का मेयर आ गया तो वो तो इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो उसके मुताबिक ये है कि अब जैसे ही सूबे का शेयर जाएगा यहाँ से, तो उसमें से जो जो ज़िलों का उसी पॉपुलेशन की बुनियाद पर जिस तरह सूबे का शेयर जाता है, उसमें से वो मिना कर लिए जाएंगे पैसे, और बजाय सूबा उन ज़िलों को जो नहीं देता था मकामी हुकूमतों को, अब डायरेक्ट मकामी हुकूमतों को, और 32-34 जो महकमे हैं डायरेक्ट उनको मकामी हुकूमतों को वफाक से पैसा चला जाएगा उनके अकाउंट में। तो सूबों की जो बदमाशी थी ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये अगर ये बात इम्प्लीमेंट हो जाए तो सारे सूबों के लिए और सारे मकामी हुकूमतों के लिए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंद होगी। और असल जो काम है जो मकामी हुकूमतों का, अगर उसके पास इस तरह फंड जाएंगे तो असल काम उनका है, ये सोलंग नालियाँ या तरक्याती काम करना या म्यूनसिपल जो काम है या सड़कों के सफाई के इस तरह के ये सारे मामलात, ये उनके काम है। MNA और या MPA या सेनेटर का ये काम नहीं है कि तरक्याती मनसूबों का। वैसे खल साहब, जिस तरह से ये एक मुकाबलाबाजी इस दफ़ा है आपस में, अलीमीन गंडापुर ने कहा कि करप्शन बिल्कुल नहीं होने देंगे और करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस होगा। मेरे ख्याल में लगता नहीं है कि इस मुकाबलाबाजी में काम ज़्यादा हो जाएगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और करप्शन पर थोड़ा हाथ तंग रखा जाएगा, क्योंकि पहले ही बड़े मुकदमात का सामना है दोनों सारी पार्टी। देखें, आज जो उनका एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, उन्होंने कहा कि सारे लोग खड़े होकर और कुरान पर हलफ दें और हाथ खड़ा करें कि वो ना करप्शन करेंगे ना किसी को करने देंगे। काश ये सारे सूबे या सारी वफाकी या सूबाई हुकूमतें भी इसी चीज़ की हलफ दें और पाकिस्तान के अंदर एक शफाफियत वाला माहौल है। पाकिस्तान से नवाज की भी दौड़ें लगी हुई हैं, तो लगता है कि ज्यादा काम हो जाएगा, डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगी इस मुकाबलाबाजी में। देखिए, अब ये वो कहते हैं ना कि घोड़े भागते हैं अपनी शर्मों के लिए, और मसला ये है कि अब हर पार्टी की सर्वाइवल की जंग है, और जो पार्टी डिलीवर नहीं करेगी, परफॉर्म नहीं करेगी, उसका आखिरी चांस होगा। नून लीग जो है उसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने वफाक में भी हुकूमत जो है वो उसका जो यानी अपने ऊपर तो रख लिया बोझ है उन पर, कैप और वफाक सूबा भी उनके पास है, तो बड़ा सूबा है पंजाब और वफाक उनके पास है। तो अब वो अगर परफॉर्म नहीं करते तो चले मैंडेट जैसे भी मांगे तांगे का मिला हुआ है या जैसे भी है, तो फिर वो और ज़्यादा मेरा ख्याल है वो एक्सपोज होंगे और उनके लिए जो सर्वाइवल है वो भी शायद उनकी मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो सर्वाइवल उनकी होगी। अब नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं रहनुमाई करूँगा और सारा ओवरसाइट करूँगा वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को अपने मशवरों से, और पार्टी को मज़ीद मोबिलाइज करूँगा, तंजीमी मामला देखूँगा। अब हमजा शहबाज की अगर देखा जाए तो शायद वजारत उनको मिले ना मिले, तो मेरा ख्याल है वो भी डिफेक्टो एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल अफेयर जो सारे हैं वो वहां बैठ के देखेंगे। पहले सिर्फ महमूद अचकज़ई ने जो बात की, खल से थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। वो पूरे पाकिस्तान की जो नून लीग की पार्टी तंजीम साजी जो है, ये सारी चीजें जो है इन्फ्लुएंस उनका वहां तक होगा। जी, जिस तरह से महमूद अचकज़ई ने बात की कि ऐवान को बानी PTI जो साबिक है उनके इमरान खान की रिहाई के लिए एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए, इस तरह का कोई कानूनी तौर पे प्रेसिडेंट मौजूद है कि करारदाद अगर पेश कर भी दें, करारदाद पास भी हो जाए, करारदाद मंजूर भी हो जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुख्तलिफ अदालतों से उनको सजाएं मिली हुई हैं और उसके एपलेट फॉर्म मौजूद हैं, और ये सजाएं जो है उन एपलेट फॉर्म से मुअत्तल या कालदम करने से ही वो बाहर आ सकते हैं। करारदादों के जरिए वो बाहर नहीं आ सकते। वो एक अपने खुशफहमी का या एक अपने तौर पर एक जेस्चर जरूर हो सकता है, लेकिन उससे वो बाहर आने के लिए उस करारदाद का कोई जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर कोई प्रेशराइज हो सकता कोई बाइंडिंग नहीं है, बल्कि वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ होने वाली बात है कि देखें एक अदालती प्रोसीजर है। हमारा कोई भी अगर मुलजम इस तरह करारदादों के जरिए तो मुलजम बाहर रहा नहीं होते, उनका एक प्रोसीजर है, वो एपलेट फॉर्म मौजूद है, हाई कोर्ट में वो गए हुए हैं, हाई कोर्ट से वो कालदम हो जाएंगी, अल्टीमेटली होनी है सजाएं। ये तो यानी ये नहीं हो सकता कि कोई भी सजा अगर होती है तो नॉर्मल हाई कोर्ट से एक रिलीफ मिल जाता है, और उसके बाद अगर नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन वही मसला है कि ताखीर उसमें हो सकती है बजाय। अब ये मेरा ख्याल है 15 या 18 मार्च तक आगे चली गई हैं जो उनकी रिहाई की। कोई आपके पास खबर या तज्जिया दे सकते हैं कि कब तक आपको लगता है कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है? लगता तो लोगों ने तो जुमेरात तक उनको बाहर लाने की खबरें भी दी थी, और आगे अब देखें कोई लंबी तारीख पड़ गई है। अब अगर वस्त में मार्च के वो तारीख लगी है तो मेरा ख्याल है मार्च के वस्त से नहीं तो उसके बाद या मार्च अप्रैल तक वो मई से पहले पहले वो बाहर आ जाएंगे। मुझे लगता है जो मैं उस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई मैंने फैसला लिखना है, लेकिन नॉर्मल इस तरह के केसों में इतने लंबे, इससे ज्यादा लंबा और खींचा नहीं जा सकता केसों को, क्योंकि एक दफा वो उनको इंटरिम रिलीफ तो मिलता ही है किसी भी मुलजम को,
जिस तरह आप देखें नवाज शरीफ साहब को मिला हुआ है, मरियम साहबा को मिला हुआ है, तो बाकी लोगों को भी ज़्यादा इसको नहीं खींचा जा सकता। हाँ जी। लेकिन गल साहब बात वहीं पर है, केपी के अंदर तहरीक इंसाफ जो है मजबूत पोजीशन में इस वक्त आ गई है, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स वफाक के हैं वो नहीं चलने दे सकते, तो इससे कोई सियासी कशीदगी या सूबाई जो है क्लैश सामने आ सकता? देखिए, पहले भी ये चीज़ें चलती रहती हैं और आपने देखा कि जब ऊपर हुकूमत थी दूसरी पार्टी की और नीचे पर जो है पीटीआई की जब हुकूमत थी और ऊपर पीडीएम की जब आ गई, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे आईजी के हवाले से तकर्री में चूँकि वफाक का भी अमल दखल होता है और सूबे का भी होता है, चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के हवाले से, और दूसरा ज़्यादातर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स जो अहम सीटों पर जो सेक्रेटरीज होते हैं, फेडरल या प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होते हैं या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो चूँकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रुप के होते हैं ज़्यादा लोग, तो पीएएस के पहले जिसको डीएमजी कहते थे, तो वो चूँकि उनके खिलाफ जो है वफाक ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, इंक्वायरी या उनको क्लोज कर सकता है या उनके खिलाफ कोई इंजबाती कार्रवाई कर सकता है, सूबे उनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते। तो इसलिए वो जारी बात है जो उनके खिलाफ जजा सजा या उनको प्रमोशन, तरक्की, तनजली या उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के वाले से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो हमेशा वो फेडरल गवर्नमेंट की ही तरफ देखते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनकी लॉयल्टी हर सूरत में अपनी नौकरी सर्वाइवल के लिए उनको रखनी पड़ती है। तो यही वजह होता है कि अगर वफाक में उस सूबे की हुकूमत की बरक्स दूसरी किसी पार्टी की हुकूमत हो तो उसको बहुत सारे इस तरह के मिसाइल का सामना रहता है, और यही मसला जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भी रहेगा। तो ये रहेगा सिलसिला। अच्छा, दूसरा ये बात है कि मखसूस नशिस्तें अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर क्या पोजीशन हो सकती है? अब मजबूत अपोजिशन के साथ कोई फ़ायदा ले सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं। उनकी अच्छी खासी तादाद में 2 दर्जन के करीब उनको सीटें मिल जाएंगी, यानी अकलीती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर। तो उसमें पंजाब में भी उनको सीटें अच्छी खासी मिल जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा में मिलेंगी सीटें, तो क्यों नहीं, उससे इजाफा ही होगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अपोजिशन। अच्छा, अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो सेनेट की सीटों पर असरअंदाजी होगी? बिल्कुल, उस पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा, क्योंकि जाहिर बात है जितनी ज़्यादा सीटें आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा आप सेनेटर मुंतखब करा सकते हैं। और तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है ना, इसी वजह से खेला जा रहा है। ये सीटें शायद उनको मिल ही जाए, इसका मकसद डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि स्पीकर, कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर में और प्राइम मिनिस्टर के मामले के अंदर जो ये वोट कास्ट ना हो सके, पंजाब के इलेक्शन के अंदर ना हो सके, और इसी तरीके से सेनेट के जो इलेक्शन है उसके अंदर जो है ये वोट काम ना आ सके। उसके सेनेट के बाद देने का क्या फायदा होगा? उसके बाद तो यही बात है ना, जारी बात है, वो लग यही रहा है कि इनके साथ ये किया जा रहा है, डेलिबरेटली जो चीज़ें हो रही हैं, जो मेरी समझ में आ रही हैं चीज़ें या मेरी नाकस जो राय है उसके मुताबिक तो ये है कि डेलिबरेट अटैम्प्ट है, और उसका मकसद या पर्पस या मोटिव बिहाइंड कोई भी मामला होता है ना, उसके पीछे बिहाइंड द इंसिडेंट को मोटिव होता है। मोटिव यही है कि इनको सीटें उस वक्त तक ना दी जाएं जब तक ये सारे प्रोसेस मुकम्मल ना हो जाए, और उसके बाद वो दे भी दी जाएं कि चंद सीटों के इजाफे से हुकूमत तो वो बना नहीं सकते, लेकिन ये जो सारे प्रोसेस हैं इस दौरान जो है वो मजीद जो है एक थ्रेट जो था वो उनको ना स्पीकर पे, अब देखें ना 199 का वोट यानी 200 के करीब, और इसमें भी आप देखें 7 वोट गायब हैं, यानी 207 वोट का नंबर था काउंट, लेकिन जो 7 वोट जो है 199 वोट का हुए हैं, बाकी 7-8 वोट जो है वो एक वोट मुस्तरद हुआ है मेरे ख्याल में। और इधर से इनके पास तो 84-85 थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों की बात, तो ये इनके पास 91 उल्टा वोट आ गया, ज्यादा है, और डिप्टी स्पीकर को 92 मिल गए, तो वो एक जो मजीद इजाफी वोट किधर से आ गया, तो ये क्या हो रहा है? उनको जो वोट उल्टा 7 कम हो गए, तो ये भी वो डिग आउट कर रहे हैं कि वो 7 वोट हमारे किधर चले गए। तो जो ऐसे नहीं लगता कि जो तरीके इंसाफ के बजाय इनके काम होने के, हालांकि नॉर्मल तो इस तरह होता है कि अपोजिशन के लोग गायब होते हैं, लेकिन उनके 7 बंदे गायब हो गए, उसकी अपने तौर पर उनको परेशानी लाख हो गई है कि ये हमारे 7 बंदे पुरस्कार तौर पर कहाँ पे गायब हो गए, यानी उनका जो बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के साथ है, सारी बातें बज़ाहिर नहीं, वो तो सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई के साथ उनका कोई तल्लुक ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी। लेकिन कल साहब ये भी तो सोचे ना, हमायत याफ्ता तरीके इंसाफ के थे लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून में चले गए, वो तो जो चला गया वो तो ओपन है ना साहब के सामने, वसीम कादर की बात है ना, उसके अलावा तो नहीं कुछ गया, तो हो नहीं बंदा गया, तो हो नहीं सकता कि वो बिहाइंड द सीन इधर खेल रहे हो। नहीं, वो तो जाहिर बात है, वो तो उधर गए होंगे ना, वो तो पीटीआई को वोट नहीं देंगे, तो इसकी कोई शफाफ तहकीकात होंगी, क्या होगा? तहकीकात क्या होंगी, लेकिन पार्टियों को अपना एक जान के लाले पड़े हुए ना कि 7 बंदे हमारे गायब हो गए हैं हुकूमत में होते हुए, यानी हमारी हुकूमत बन रही है, हम
हुकूमती बेंचों वाले बंदे साथ गायब हो जाना। पहले आप देखा ना सेनेट के इलेक्शन में बंदे काउंट हुए थे, हाथ खड़े हुए थे, उसके बाद अचानक से वोट की बंदे ज्यादा थे, वोट कम ये हो कोई गए रेड थे। अलर्ट भी हो सकता है मुस्लिम लीग नून तो के लिए, मसला ये है पीपल्स कि पार्टी यही के चीज़ लिए। है, फिर इसी वजह से उनको रोका हुआ है, जो इनके जो बंदे हैं ना बाकी जो अकलीती नशिस्तों वाले या मखसूस नशिस्तें खवातीन वाले, इसीलिए रोका हुआ है कि अगर वो भी आ जाते तो 7 की बजाय 14 अगर गायब हो जाते और 20-25 इधर से उनके पास ऐड हो जाते तो और कौन ज्यादा सा पड़ सकता है, गेम जो टफ हो कांटेदार सकती मुकाबला है। हो सकता था ना, और ज्यादा एक रिस्क वाला मामला था, तो लिहाजा वो रिस्क फ्री करना वैसे खल चाहते साहब, थे। आने वाले दिनों में जो आने वाली फ्यूचर पॉलिटिक्स है, जो ये सब किया गया तरीके इंसाफ के साथ पूरी कौम ने देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि अब तो मुस्लिम लीग नून के अपने ही लीडरान जो हैं इसके खिलाफ बोले हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, निसार अहमद है, दीगर काफ़ी शख्सियात इस हवाले से खुल के बोली हैं। आने वाली जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उस पर ये असरअंदाजी होगी इस तरह की जो गेम अब खेली गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट्री एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या जमहूरी निज़ाम है, या जो सियासतदानों के हवाले से लोगों का एक एतमाद है या सिस्टम के ऊपर जो एतमाद है, बावजूद इसके सारे चीज़ें हरबे भी इस्तेमाल किए गए, हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन एक बात जो ताकत का सरचश्मा अवाम है वो साबित हुआ। ठीक है, आप माने कि जिस तरह आमिर डोगर ने कहा कि जी वोट देने वालों की बजाय वोट गिनने वालों की ताकत जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो वोट लोगों निकले, जिन्होंने वोट दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ें जो है राय गई हैं। हाँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर एक बड़ी आज सबसे बड़ी जमात बन के भी पीटीआई सामने आई ना कौमी असम्बली में, अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल पे, और सूबे के अंदर आप देखें काफ़ी अच्छी सीटें उसने ली, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में 2 से ज़्यादा उसने सीटें ली। तो इसका मतलब ये है कि जो वोट लोगों ने डाले हैं वो कहीं रायगा तो नहीं गए। हाँ, उसमें 19-20 अगर हुई है तो फिर भी आप देखें ना कि वो अगर आप निकले हैं तो वो वोट की ताकत है, तो ये इतनी सीटें आप ले गए हैं ना। तो इसलिए ये है कि ये जो चीज़ हुई है, लोगों का एक जो बिल्कुल मायूसी नहीं है, लोगों का इस सिस्टम के ऊपर एतमाद है, और अब जो उनको एक इनकरेजमेंट मिली है, जो हौसला अफजाई हुई है, तो वो आइंदा अगर आए इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से मज़ीद भरपूर तरीके से वो आएंगे। तो अब मैं समझता हूँ कि लोगों की जो राय है, उनको मुंतखब नुमाइंदों को अपने चुनने का जो इख्तियार है वो अवाम भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा अवाम की जो ये जो राय होगी या जो वोट की जो इज़्ज़त वाला मामला है या वोट की जो ताकत है वो और उसको ज़्यादा भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो लिहाजा जो मैनिपुलेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जाएगी, अगर यही सिलसिला रहा, अवाम अगर इस तरीके से भरपूर तरीके से निकले तो बाकी चीज़ें अपडेट हो सकते हैं। ठीक है खल साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस पर बात की। ज़िमनी इलेक्शन भी करीब हैं, उस वाले से भी कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि ज़िमनी इलेक्शन सरप्राइज़ देखने में मिल सकता है। जो इससे पहले जहां पर शुबा यह ज़ाहिर किया गया कि धांधली की गई है, हो सकता है ज़िमनी इलेक्शन में शायद ऐसा मुमकिन ना हो और पूरा प्रेशराइज होकर कुछ सरप्राइज़ जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन ये तो बहरहाल वक्त बताएगा इस हवाले से। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से इस वक्त जो तैयारियां जारी हैं, देखते हैं कि हुकूमत कितना डिलीवर करती है। इस हवाले से बात होती रहेगी। फ़िलहाल प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।